गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपन ने एक लेसन शुरू किया था कार्बन एवं उसके यौगिक, चौथा लेसन। ठीक है, जिसमें अपन ने कार्बन के बारे में पढ़ा। कार्बन जो बनाता है सहसंयोजी बंध, उसके बारे में अपन ने चर्चा की और एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। तो सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? सहसंयोजी बंध होते हैं इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले जो यौगिक बंध होते हैं उन्हें सहसंयोजी बंध कहते हैं। और इनसे बनने वाले, इन बंधों से बनने वाले जो यौगिक होते हैं उन्हें अपन सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है। फिर अपन ने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कुछ एग्जाम्पल देखे थे इलेक्ट्रॉन के थ्रू के कैसे वो बनते हैं। अब देखते हैं अपन नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन में हमने सिंगल बॉन्ड के थ्रू एकल बंध से जुड़े हुए देखा था, एकल सहसंयोजी बंध। ठीक है, ऑक्सीजन में अपन ने ट्रिपल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड द्विबंध देखा था। आज अपन नाइट्रोजन देखते हैं जिसमें त्रिबंध बनता है, अर्थात उनमें तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का, प्रत्येक जो तत्व होता है, परमाणु होता है, वो क्या करता है, तीन इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो देखिए नाइट्रोजन में कैसे होता है, एग्जाम्पल आगे वाला नाइट्रोजन। ठीक है, हम जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक। देखिए इसका परमाणु क्रमांक या संख्या क्या है? 7 नंबर पर आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। अर्थात इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसमें प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन बराबर कितने? 7, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें? 7। ठीक है, अब हम जानते हैं, अब इसकी परमाणु संरचना बनाए नाइट्रोजन की। ठीक है, तो ये इसका नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ पहला कक्ष। पहले कक्ष में हम जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा कक्ष या कोष। ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और हमारे पास अब पीछे कितने बच्चे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 तो अपन ने पहले कोष में भर दिए, पीछे बचे 5। 1 2 3 4 और 5। अब ये है नाइट्रोजन का परमाणु संरचना। ठीक है, अब नाइट्रोजन की ये परमाणु संरचना हमें बता रही है कि नाइट्रोजन को अगर उत्कृष्ट गैस विन्यास या उत्कृष्ट विन्यास अपनाष्टक पूरा करना होगा तो 2 चीजें हैं, या तो 5 वो बाह्यतम कोष के 5 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे या 3 ग्रहण कर ले। 5 इलेक्ट्रॉन को त्यागना बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल काम है, इससे अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो अब ये क्या करता है? अब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं इसको, तो ये दूसरे नाइट्रोजन के पास जाता है। ठीक है, दूसरे नाइट्रोजन में भी सेम चीज होगी, उसको भी 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उससे साझेदारी, दूसरे नाइट्रोजन से साझेदारी करता है। तो कैसे होता है? देखिए ये है अपना नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के पास अब बाह्यतम कोष में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 2 और 3। ठीक है, ये 4 और 5। ये दूसरे नाइट्रोजन के पास जाता है, उसके पास भी कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। कि अब कैसे साझेदारी करें? ठीक है, तो ये दोनों ही परमाणु, नाइट्रोजन के परमाणु क्या होते हैं? दोनों ही नाइट्रोजन के परमाणु किस प्रकार से करते हैं? दोनों नाइट्रोजन के परमाणु आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। ठीक है, ये है नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन। ठीक है, ये 2 इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास में। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन अपने ये देता है इधर, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ये देता है, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी संरचना के आधार पर, अगर मैं इसको ऐसे रख लूं, सिर्फ एक को देखूं, तो साझेदारी में देखिए कोई आके इसको पूछे भाई तेरे पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है? कि मेरे पास तो 8 पूरे। कैसे है? तेरे पास तो 5 ही होते बाह्यतम कोष में। देख ले भाई, मैंने किसी से साझेदारी की और अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, अब मुझे किसी से क्रिया करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे देखिए, अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8, इसको देखेंगे तो 6 और 2 8, यानी दोनों के उत्कृष्ट विन्यास पूरे हो।
तो नाइट्रोजन कैसे बंध बनाता है? हमने कल पढ़ा था कि जो सहसंयोजी आबंध होते हैं वो ऐसे रेखा के रूप में दो तत्वों के, दो परमाणु के बीच रेखा के रूप में दर्शाए जाते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इसलिए इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 सहसंयोजी आबंध होते हैं। ठीक है, तो ये अकेला नहीं रह सकता, इसलिए हमेशा किस रूप में रहता है? ये N2 के रूप में रहता है। ठीक है, N2 के रूप में रहता है। आगे देखिए, अब नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, हमें पता है। ठीक है, अष्टक पूर्ण करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहसंयोजी सहभागी युग्म बनते हैं। ठीक है, इससे परमाणु के बीच त्रिबंध बनता है। अब इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है? नोट, नाइट्रोजन अष्टक पूर्ण करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु के प्रत्येक परमाणु को क्या करना पड़ता है? प्रत्येक परमाणु को 3 इलेक्ट्रॉन देता है। प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म बनते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म बनते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म बनते हैं, जिससे दो परमाणुओं के बीच त्रिबंध बनता। इसके कारण दो परमाणु के बीच क्या बनता है? त्रिबंध बनता है, त्रिबंध बनता है। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल के रूप में अपन एक और देखते हैं H2 जल के बारे में। ठीक है, अब जल कैसे क्रिया करता है? ठीक है, अब हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास तो 1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, पहले कोश में 2 तो पीछे बचे 6, बाह्यतम कोश में 6 होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 और 6। और हाइड्रोजन के पास क्या होता है? 1। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कैसे क्रिया करते हैं? देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में इस प्रकार से क्रिया करते हैं। ये ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है। इधर भी ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक, इस प्रकार से क्रिया करता है। अब अगर पूछे कि भाई हाइड्रोजन में तो ज्यादातर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन इसके पास तो 1 ही था। इसको आकर पूछे भाई तेरे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरा कहां से आया? तो देख भाई मेरे पास तो पूरे 2 है। इस हाइड्रोजन के पास पूछे तो इसके पास भी पूरे 2 है। सिर्फ ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन के लिए 8 परमाणु पूरे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इसी को भी अब किसी से अधिक क्रिया करने की जरूरत नहीं है। तो जल का सूत्र बनता है ऐसे HOH। ठीक है, HOH। सेम चीज हमें किसमें देखने को मिलती है? NH3, अमोनिया में देखने को मिलती है। अब अमोनिया में क्या होता है? देखिए, अमोनिया में हम देखें हाइड्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन ये। ठीक है, नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन ये,
एक हाइड्रोजन ये, ठीक है। इन तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर, अभी अपन ने देखा है, ठीक है, 7 नंबर पर। मतलब इसके बाह्यतम को 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें टोटल, ठीक है। और पहले कोष में 2 भर दिए तो पीछे बचे 5, तो बाह्यतम कोष में कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसे 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी क्या अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इसके बाह्यतम कोष में क्या हो गए? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये आपस में इस प्रकार से क्रिया करते हैं। ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से देता है, नाइट्रोजन एक देता है, इधर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, इधर एक नाइट्रोजन देता है, इधर हाइड्रोजन एक देता है और इधर एक नाइट्रोजन देता है, और बाकी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो पड़े हैं। अब प्रत्येक हाइड्रोजन के पास क्या हो जाते हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन को देखा जाए, तीनों को छुपा लिया जाए तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, यानी इसका भी अष्टक पूरा। तो इसको भी अब किसी से क्रिया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका ये सूत्र बनता है n। इस प्रकार से इसके बंध बनते हैं। जब अपन इसकी संरचना बताएंगे तो इस प्रकार से बंध बने। ये याद रखना, जो भी ये तीर के ये सिर्फ रेखा के निशान है, वो कैसे बंध के निशान है? सहसंयोजी बंध के निशान है, ठीक है। इसी तरह अपन एक और चर्चा करते हैं मेथेन की, CH4 मेथेन। अब मेथेन में क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। अब कार्बन कितने नंबर पर आता है? कार्बन आता है 6 नंबर पर, ठीक है, 6 नंबर पर आता है। इसका मतलब इस पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई पहले कोष में 2 भर दिए तो पीछे बचे 4, तो बाह्यतम कोष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, ये आपस में कैसे क्रिया करते हैं? तो ये कार्बन के जो चारों बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक एक इलेक्ट्रॉन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देकर किसके साथ? एक हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। इधर कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और एक एक हाइड्रोजन देता है, इस प्रकार, और 4 बंध बना लेता है, और इसकी संरचना बनती है इस प्रकार से। तो ये विभिन्न प्रकार के यौगिक अपन ने देखे हैं जो सहसंयोजी आबंध के उदाहरण है। इसी तरह आप अन्य जो भी यौगिक अपन देखते हैं उनकी अपन इलेक्ट्रॉन संरचना और उनकी संरचना अपन ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सब आपको समझ में आया होगा, और आप जो भी अपने किताब में कहीं भी दिखे आपको ऐसे यौगिक, तो आप उसका संरचना ऐसे बना सकते हैं कि कोई समझ सकते हैं उनमें ये कैसे हुआ, कैसे नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े, किस कारण जुड़े, तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण। और इसके लिए हमें याद होना चाहिए कि बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले आप इसका। तो इस प्रकार से ये सहसंयोजी बंध बनते हैं, ठीक है। आगे आप देखिए सहसंयोजी बंध की अपन परिभाषा लिखते हैं। देखिए, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। तो नोट बनाकर अपन लिखते हैं कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, तो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा से
बनने वाले बनने वाले आबंध क्या कहलाते हैं? आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। और ऐसे आबंधों से बनने वाले जो यौगिक होते हैं, इन आबंधों से बनने वाले यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो अपन ने जो भी एग्जाम्पल देखे वो सब के सब यौगिक है, और वो सब के सब यौगिक कैसे है? सहसंयोजी यौगिक है। ठीक है, अब आगे अपन ने ये तो अब सहसंयोजी आबंध के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब देखते हैं कार्बन के कुछ अपर रूप होते हैं। ठीक है, कार्बन के अपर रूप क्या है? अपरूप नहीं, अपर रूप। कार्बन के अपर रूप में क्या होता है? देखिए, छोटा सा टॉपिक है, पिछले साल जो पुरानी बुक थी उसमें बहुत ही डीपली समझाया गया था इसको, लेकिन इस बार इसकी सिर्फ जो अपर रूप है उनकी संरचना के बारे में बताया गया, चित्रों के बारे में, बाकी इसमें कुछ बताया नहीं गया। तो अपन वही पढ़ेंगे जो अपने बुक में है और जो अपने काम की है। ठीक है, तो किसी तत्व के अपर रूप किसे कहते हैं? किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से क्या होते हैं? पर्याप्त भिन्न होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। ठीक है, संरचना में भिन्न नहीं हो लेकिन गुणधर्मों में पर्याप्त भिन्न होते हैं। ठीक है, किसी तत्व के एक या एक से अधिक किसी तत्व के एक या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में पर्याप्त भिन्न है, पर्याप्त भिन्न होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं तथा इस गुण को हम क्या कहते हैं? अपर रूपता कहते हैं। अपर रूपता कहते हैं। इसी तरह कार्बन के भी कुछ 3 जो है वो अपर रूप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं? पहला होता है अपना हीरा। ठीक है, दूसरा होता है अपना ग्रेफाइट, और तीसरा होता है अपना फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, अब इसमें कैसे होता है? देखिए, जो कार्बन जो हीरा होता है उसकी संरचना, उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या होता है? 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से बना होता
है। ठीक है, ये हीरे की संरचना है। अब इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से मिल घिरा हुआ होता है। ठीक है, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या करता है, देखिए हीरे में अपन लिखते हैं, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से मिलकर से घिरा होता है, मिलकर नहीं घिरा होता है। 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है, हीरा क्या है, अब तक का सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ है। अब तक जितने भी हमने पदार्थ ढूंढे हैं, हमें पता चले हैं, उनमें सबसे कठोर कौन सा है, हीरा है। ठीक है, हीरा अब तक का सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ है। अब तक का सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ है वो हीरा है। ठीक है, हीरा अब तक का सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ। ठीक है, अब ग्रेफाइट में, अब ये जो होते हैं अपने, देखिए इसमें ये सब पॉइंट हैं जो वो कार्बन है, क्या है वो, सब के सब कार्बन है। ये सब हमारे कार्बन के, ये सब पॉइंट जो हमने बनाए हैं ये कार्बन है। ठीक है, देखिए इसी तरह ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है, देखिए ग्रेफाइट इस प्रकार से होता है। अगर अपन को ग्रेफाइट की संरचना बनानी हो, ये इस प्रकार से होता है, जिसमें एक परत, ये एक परत है और दूसरी ये परत है। एक परत दूसरे पर स्थित होती है, कार्बन की परत क्या होती है, दूसरे पर स्थित होती है। वो इस प्रकार से क्या होती है, आपस में कनेक्टेड होती है। इस प्रकार से वो आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये एक परत दूसरे परत पर सरक सकती है, ऐसे फिसल सकती है, इसीलिए ग्रेफाइट क्या होता है, थोड़ा चिकना होता है। ठीक है, इसमें कार्बन का एक परमाणु 3 अन्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में अपन लिखें, देखें तो देखें, इसमें एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से घिरा होता है। एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। ठीक है, अब ग्रेफाइट क्या होता है, थोड़ा चिकना होता है, क्योंकि फिर इसकी परत एक दूसरे पर फिसल सकती है। यह चिकना
वह फिसलनशील होता है, फिसलनशील होता है, चिकना और कैसा होता है, फिसलनशील। अब बकमेस्टर फोल्ड्रिन क्या होता है, ये फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फुटबॉल की तरह होता है, इसमें अपन को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर पॉइंट है वैसे यहाँ पर भी ये पॉइंट है, जो वो क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, कार्बन होते हैं ये। अब इस प्रकार से बकमेस्टर फोल्ड्रिन की संरचना ये इस प्रकार से होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। इस प्रकार से फुटबॉल की संरचना की तरह होते हैं, ये बकमेस्टर फोल्ड्रिन होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। फुटबॉल के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसे C60, इसमें टोटल 60 कार्बन की, कितने कार्बन होते हैं, टोटल 60 कार्बन होते हैं, जो बकमेस्टर C60 बकमेस्टर फोल्ड्रिन जो अब तक ज्ञात हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। देखिए अब आगे कार्बन की एक टॉपिक है आपके बुक में, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति। कार्बन की अब सर्वतोमुखी प्रवृत्ति क्या होती है, देखिए उसकी चर्चा थोड़ी सी करेंगे अपन, ठीक है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति हमें बताती है कि क्या होता है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति में। कार्बन की सर्वतोमुखी सर्वोमुखी या सर्वतोमुखी प्रकृति अब कार्बन से ही क्रिया नहीं करता है। कार्बन में कार्बन ही अन्य परमाणु के साथ क्या करता है, आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। अब कार्बन क्या करता है, कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की बहुत ही अद्वितीय क्षमता होती है। एक कार्बन दूसरे से जुड़ गया, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे लंबी श्रृंखला बनाने में उसमें क्षमता होती है, ठीक है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ
आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इस गुण को जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, इसे इस गुण को क्या कहते हैं अपन? श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन कहते हैं इस गुण को अपन क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। जैसे कार्बन 60 देखा अपन ने अभी बकमिस्टर फुल्लियन देखा था, ठीक है, जिसमें टोटल 60 कार्बन आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। इसी तरह कार्बन एक कार्बन दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, छठे से, 100, 150 अनंत तक जुड़ा रह सकता है, ठीक है। तो ये श्रृंखला के रूप में, एक लंबी श्रृंखला के रूप में हमें दिखाई देता है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध से बने जो यौगिक होते हैं उन्हें अपन संतृप्त यौगिक कहते हैं, और जिन कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध बने हुए यौगिक होते हैं, त्रिबंध बने हुए यौगिक होते हैं, उन्हें अपन असंतृप्त यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो नोट, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध से बने यौगिक संतृप्त यौगिक तथा कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध तथा व त्रिबंध से बने यौगिकों को असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। अर्थात जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध ही होता है, वो तो कहलाते हैं अपने संतृप्त यौगिक, और जिनके बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, द्विबंध या त्रिबंध होता है, वो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अब कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? जो बीच में बंध बनता है वो अत्यधिक प्रबल होता है, बहुत मजबूत होता है, इसलिए वो कार्बन कार्बन से मिलकर बने हुए तत्व क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच बना बंध अत्यधिक प्रबल होता है, इसलिए ये स्थायी होते हैं। ये स्थायी होते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। अतः इसके 4 परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणु के साथ आबंधन बनाने की क्षमता होती है। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ये अपने ही 4 कार्बन से भी क्रिया कर सकता है, और कार्बन के अलावा अन्य तत्व होते हैं उनसे भी क्रिया कर सकता है। देखिए कैसे, कार्बन के, ये हमें पता है, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह 4 अन्य कार्बन या अन्य तत्वों के परमाणुओं से बंध
बनाने की क्षमता रखता, बंध बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले आप इसका। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। सर्वतोमुखी अपन ने प्रवृत्ति पढ़ी है, कार्बन के अपरूप पढ़ रहे हैं और सहसंयोजी आबंध के कुछ यौगिक पढ़े हैं। और जो वो अपन ने सहसंयोजी आबंध के यौगिक पढ़े हैं वो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आप आराम से अगर कोई दे, जैसे CO2 का आपके लिए होमवर्क मैंने कल भी दिया था और आज भी वही है, ठीक है, वो आप देखें और अपनी बुक में देखें ऐसे। ठीक है, आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, उन एग्जाम्पल को आप सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। आने वाली क्लास में अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे, कार्बन के संतृप्त और असंतृप्त यौगिक, ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, इनके बारे में और इनके गुणों के नामकरण अच्छे से अपन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।